हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, आपका स्वागत है कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं बात करने वाला हूँ लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके पहले मैंने अकाउंटिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर दी हैं, तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप उन सारी वीडियोज़ को देख लो, उसके बाद फिर लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग करो। बिकॉज इससे क्या होगा कि आपका जो है चैप्टर का बिल्डअप जो है, चैप्टर को आप लाइक वन बाई वन सिस्टमेटिक वे में स्टडी कर पाओगे, है ना। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और एक जो बेल आइकन आता है सब्सक्राइब करने के बाद उसको भी दबा दो, ताकि आपको जो है प्रॉपर नोटिफिकेशन जो है मिल पाए जब भी मैं किसी भी तरह का वीडियो जो है अपलोड करूँ, राइट। तो अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। तो द अकाउंटिंग information is used by various parties who from judgment about the profitability and financial soundness of the business on the basis of such information. It is therefore necessary to know about the limitations of accounting as well. These are as follows. तो अभी तक हम लोगों ने जाना है कि अकाउंटिंग के कौन कौन से फ़ायदे हैं। अगर आपको वो सारी चीज़ें जाननी है तो इसके प्रीवियस वीडियो को आप देखें। और अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस के बारे में। तो वही बात बोली जा रही है कि प्रॉफिट जो फ़ायदे होते हैं वो ये था कि हमें प्रॉफिटेबिलिटी पता चल जाती थी, और जो फाइनेंशियल साउंडनेस हुआ करता था किसी भी कंपनी की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, उसकी जानकारी हमें मिल जाती थी। बट अब हम बात करेंगे इसके लिमिटेशंस के बारे में कि इसके कौन कौन से ऐसे नुकसान हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, दे डू नॉट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स विच आर नॉट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, hence they do not reveal a complete picture because facts like quality of a human resource, license processed, locational advantage, business contacts, etc do not find any place in books of account. तो जो बात यहाँ पे बोली गई कि जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को या फिर इवेंट्स को जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर के होते हैं, जिसमें पैसे इन्वॉल्व होते हैं, राइट। लेकिन इसमें जो अलग अलग चीज़ें हैं जिसका इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है, उसको इसमें नहीं इन्वॉल्व किया जाता। जैसे कि यहाँ पे देख लो, एग्जांपल में दिया गया है ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी कैसी है, मतलब जो व्यक्ति आपके अंडर में काम कर रहे हैं उनकी क्वालिटी कैसी है। उसके बाद हो जाता है लाइसेंस प्रोसेस, उनके पास लाइसेंस क्या है, लोकेशनल एडवांटेज उनको कैसा मिला हुआ है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स। जी, तो ह्यूमन रिसोर्स, लाइसेंस प्रोसेस, लोकेशनल एडवांटेज और बिजनेस कॉन्टैक्ट्स, ये वो चीज़ें हैं जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर की नहीं होती है, लेकिन इनका रोल जो है किसी भी बिज़नेस को बड़ा करने में या फिर इनका इम्पैक्ट जो है बिज़नेस में वो बहुत ज़्यादा होता है, राइट। बट इनको जो है किसी भी तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई जगह नहीं दी जाती, क्योंकि ये फाइनेंशियल कैरेक्टर के नहीं होते हैं, राइट। तो ये एक सबसे बड़ा लिमिटेशन है, मैं कहना चाहूँगा। और बुक में भी ये बात लिखी हुई है कि ये सबसे बड़ा एक रीज़न है जिसके कारण से जो अकाउंटिंग है वो जो है उतना रिलायबल नहीं होता, क्योंकि अकाउंटिंग में सिर्फ फाइनेंशियल कैरेक्टर ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। अदर देन दैट जो मैंने आपको चीज़ें अभी बताई हैं उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है, द डेटा इज़ हिस्टोरिकल इन नेचर। तो जो भी डेटा आप इस्तेमाल करोगे वो हिस्टोरिकल इन नेचर होगा। अगर आपको कंपेयर करने के लिए डेटा इस्तेमाल करना है तो वो हिस्टोरिकल होगा। जो भी डेटा आप तैयार कर रहे हो कुछ दिन बाद वो हिस्टोरिकल बन जाएगा, राइट। तो जो डेटा है वो हिस्टोरिकल हो जाता है, होता है। रियल टाइम डेटा जो है वो निकल नहीं पाता, है ना। सो द अकाउंटेंट्स अडॉप्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट एज द बेसिस इन द वैल्यूइंग ऑफ ऑल एंड रिपोर्टिंग ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, ठीक है। तो जो अकाउंटेंट होते हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट का इस्तेमाल करते हैं किसी भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को वैल्यू करने के लिए या फिर उसको रिपोर्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप ज़मीन की बात करो तो ज़मीन का जो प्राइस है पिछले 10 सालों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, राइट। आपको पता ही होगा, जो ज़मीन पहले 20,000 रुपये में बिक रही थी अभी तकरीबन 5 लाख 10 लाख में बिक रही है। तो यहाँ पे किसी तरह का अकाउंटिंग तो हो ही नहीं, सडन जो है ज़मीन में जो है अप्रिसिएशन हुआ, राइट। तो ज़मीन की वैल्यू उस तरीके से है। अगर आप इसकी अकाउंटिंग करते हैं ऑन अ रियल टाइम, लाइक अगर आप शुरू से इसकी अकाउंटिंग करते तो फिर उसकी वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा कम या फिर ज़्यादा कुछ भी हो सकती थी, ठीक है ना। तो हिस्टोरिकल नेचर जो होता है वो थोड़ा सा लाइक, अगर आप 20,000 से अकाउंटिंग करते कि ठीक है मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, हर साल मैं इसको 20% अप्रिशिएट करता हूँ, तो वो 5-10 लाख तक तो वो पहुँच ही नहीं पाता, है ना। तो उसकी वैल्यू जो है आपको कम मिलती। तो जनरली यही बात बोलने की कोशिश की जा रही है, जो डेटा होता है वो हिस्टोरिकल नेचर का होता है, रियल टाइम जानकारी आपको नहीं दे पाता है, और जिसके कारण से ये इसका एक बहुत ही बड़ा एक डिसएडवांटेज है या फिर लिमिटेशन है। दे डू नॉट रिफ्लेक्ट करंट वैल्यूज़, ये जो है करंट वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट नहीं करता। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट समटाइम्स लाइक लैंड एंड बिल्डिंग्स में हैव मच मोर वैल्यू देन व्हाट इट इज़ स्टेटेड इन द बैलेंस शीट, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। कि समटाइम्स ऐसा होता है कि जो लैंड एंड बिल्डिंग होती है उसकी वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन चूंकि आप बैलेंस शीट में एक मेंटेन कर रहे हो कि आपकी लैंड की वैल्यू शुरू में इतनी थी और अब आपने अप्रिसिएशन करके इतना रखा है, तो वो एक्चुअल चीज़ को नहीं दिखा पाता। हिस्टोरिकल नेचर के होने के कारण अकाउंटिंग जो है जो एक्चुअल जो करंट वैल्यू है उसको वो नहीं बता पाता, राइट। तीसरा पॉइंट है, फैक्ट्स रिकॉर्डेड इन जर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय अकाउंटिंग कन्वेंशंस एंड पर्सनल जजमेंट्स, ठीक है। तो जो फैक्ट्स आप रिकॉर्ड करके रख रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट
में, उसके ऊपर जो है अकाउंटिंग कन्वेंशंस और पर्सनल जजमेंट्स का बहुत ज़्यादा असर होता है। अब जिन बच्चों को ये नहीं पता कि अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होता है, मैं बता दूं कि अकाउंटिंग कन्वेंशन वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जिसके बेसिस पे अकाउंटिंग की जाती है। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये जनरली अडेप्ट की गई हुई हैं। हमारे यहाँ ये प्रिंसिपल्स बनी बनाई नहीं है, हमारे यहाँ पे कुछ हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है हम लोगों ने अमेरिका इंग्लैंड से अडेप्ट किया है। इंग्लैंड में जो अकाउंटिंग सिस्टम था उसको हम लोगों ने अडेप्ट करके जो है हमारे यहाँ हम लोगों ने कन्वेंशंस और कंसेप्ट जो है वो तैयार किए हैं, राइट। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस का और पर्सनल जजमेंट का, किसी भी व्यक्ति के पर्सनल जजमेंट का कि ठीक है मैं ये करूँगा वो नहीं करूँगा, इस चीज़ का असर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। तो अकाउंटिंग का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या कहूँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है इसका लिमिटेशन है या फिर डिसएडवांटेज है, ठीक है, या नुकसान है। हैंस दे डू नॉट रिवील द ट्रू पिक्चर, जिसके कारण जो ट्रू पिक्चर है, जो सही जो पिक्चर है वो आपको नहीं मिल पाती है। इन मैनी केसेस एस्टिमेट्स में बी यूज टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वेरियस आइटम्स। मैनी केसेस में जो है वेरियस एस्टिमेट्स जो है वो निकाले जाते हैं, जो वैल्यू है आइटम्स की उसको डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डेटर्स आर एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ कलेक्टिबिलिटी। जो डेटर्स होते हैं उनको एस्टिमेट किया जाता है उनकी कलेक्टिबिलिटी के हिसाब से, इन्वेंट्रीज के हिसाब से और उनकी मार्केटेबिलिटी के हिसाब से। एंड फिक्स्ड एसेट्स आर बेस्ड ऑन यूजफुल वर्किंग लाइफ। और फिक्स्ड एसेट जो है उनको डिटरमाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्किंग लाइफ, है ना, उसका यूजफुल वर्किंग लाइफ कितने दिनों तक वो चलेगा, राइट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा लाइक इन्फ्लुएंस्ड होती हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस और पर्सनल जजमेंट्स के कारण, राइट। ऑल दीज एस्टिमेट्स आर मैटरली अफेक्टेड बाय द पर्सनल जजमेंट। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें जो हैं पर्सनल जजमेंट के कारण बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं और इसका असर जो है अकाउंटिंग के ऊपर पड़ता है। सो दैट इज़ वाई अकाउंटिंग जो है ये इसका लिमिटेशन है एक, ठीक है। चौथा और आखिरी पॉइंट है डेटा प्रोवाइडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज इनसफिशेंट फॉर प्रॉपर एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। तो डेटा प्रोवाइड किया भी जाता है अकाउंटिंग के थ्रू, वो रिलायबल होता है, मैं ये नहीं कहता कि रिलायबल नहीं होता, बट स्टिल वो जो जानकारी आप प्रोवाइड कर रहे हो वो डेटा जो है वो इनसफिशेंट है प्रॉपर एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग के लिए। डेटा जो है इनसफिशेंट है, वहाँ पे और भी ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत होती है, रियल टाइम जानकारी की ज़रूरत होती है, जो कि अकाउंटिंग प्रोवाइड नहीं कर पाता क्योंकि वो हिस्टोरिकल बेसिस पे काम करता है, राइट। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। इट ओनली प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो ये जो है एक तरीके से जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है बिजनेस की सिर्फ उसको प्रोवाइड करता है। नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़। तो इस तरह का कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं किया जाता जहाँ पे कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी निकाली जाती है हर डिफरेंट एक्टिविटीज़ की। यहाँ पे सिर्फ ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को ही निकाल करके इसको जो है इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाता है। तो ये एक दिक्कत है अकाउंटिंग में, क्योंकि अकाउंटिंग एक बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है वो सारी एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट है, राइट। तो सबको रिकॉर्ड करना, सबको अकाउंटिंग करना, वो सारी चीज़ें जो है नहीं हो पाती हैं और जिसके कारण से ये इसका एक लिमिटेशंस है, ठीक है। तो ये हमारा आज का पूरा लेक्चर था जिसमें मैंने आपको जो है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग बताई हैं। अगर आपको लेक्चर काफ़ी पसंद आया है तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।